नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आया हूं, उस मुद्दे पर बात करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज जो मसला मैं लेकर आपके सामने आया हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है, वो अमित शाह का मुद्दा नहीं है, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालिन, ये किसी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मेरे देश की प्रतिष्ठा और मेरे देश के मान सम्मान का मुद्दा है। घरेलू स्तर पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहे जिस तरह से भी आलोचना करते रहे, घरेलू मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों में जिस तरह से कहा जाता है कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, उसको लेकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितने सवाल उठाते रहे, आतंकवाद को लेकर उठाते रहे, नक्सलवाद को लेकर उठाते रहे, मशीन के खेले पर उठाते रहे, देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पर उठाते रहे, पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर उठाते रहे, लेकिन जब लड़ाई बाहर वालों से होती है तो घर की इज्जत, देश की इज्जत, देश का मान सम्मान हमारे लिए सबसे पहले होता है। और इसीलिए यह मुद्दा मैं बहुत दुखी मन से आपके सामने रख रहा हूं। क्या हो गया है हमारे प्रधानमंत्री को? कहां गया वो 56 इंच का सीना? कहां गया वो विश्वगुरु की बातें? सत्ता में आए तो थे देश को महाशक्ति बनाने के लिए, आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात करते हैं। चीन को आंखें दिखानी थी, अमेरिका को हड़काना था, रूस को, जापान को, सबको साध कर भारत के पीछे खड़ा करना था। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से पछाड़ दिया था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तमाम ऐसे देशों को भारत के पीछे खड़ा करके भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की बातें कही गई थी। और यहां तो अमेरिका छोड़िए, चीन छोड़िए, स्विट्जरलैंड भी छोड़ दीजिए, आगे बताएंगे क्यों छोड़ दीजिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश तक हमें हड़काने लगा है। कौन सा बांग्लादेश? जो एक जमाने में भारत के साथ हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान के साथ चला गया, और जब बांग्लादेश, जो आज का जो बांग्लादेश है, वहां रहने वाले लोगों पर जुल्म किया गया पाकिस्तानी सेना की तरफ से, तो उस समय देश में एक सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हमने बांग्लादेश के अंदर घुसकर पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को मारा, और देश दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इतनी बड़ी लड़ाई इतिहास में किसी और देश ने कभी नहीं जीती थी दोस्तों। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के बहादुर सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिया था। और आज बहादुरी की बात करने वाले, 56 इंच सीने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी के दौर में हालत यह हो गई है कि उसी बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, सिखों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और मोदी सरकार बयानबाजी से बढ़कर कुछ नहीं कर पा रही है। हालत यह हो गई है कि जिस विजय दिवस को, जो मैंने आपको कहा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के दिन को भारत गर्व से मनाया करता था, भारत और बांग्लादेश दोनों गर्व से मनाया करते थे, दोनों खुशियां मनाया करते थे, इस बार भी गर्व से मनाने की बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बांग्लादेश के एक अदने से अधिकारी ने, मैं अधिकारी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती बांग्लादेश के एक अदने से अधिकारी ने कर दी, और चुप बैठी हुई है मोदी सरकार, खामोश बैठी हुई है मोदी सरकार। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यह मुद्दा नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह मुद्दा भारत के मान सम्मान का है और प्रधानमंत्री की उस कुर्सी का है जिस कुर्सी पर बैठने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी आलोचना किया करते हैं नरेंद्र मोदी, जिस कुर्सी पर बैठने वाली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोला करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। शर्म करो। 1971 की लड़ाई की जीत, आप यहां तस्वीरें बदलवा देते हो, और विदेश नीति को लेकर, वैश्विक नीति को लेकर इतना अधकचरा ज्ञान है, या भारत के अंदर जो व्हाट्सएप पत्रकारिता या व्हाट्सएप जो पूरा एक यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेला जब आप वैश्विक स्तर पर खेलने लगते हो, विदेश नीति के स्तर पर खेलने लगते हो, तो इस तरह की बेइज्जती करवाते हो। और यह बेइज्जती आपकी नहीं है, यह बेइज्जती भारत के प्रधानमंत्री की है। क्या है यह पूरा मसला? आप स्क्रीन पर देखिए, ये एबीपी लाइव की खबर है, और देखिए क्या है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने
विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत इस जीत में सिर्फ एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि भारत की उस ऐतिहासिक जीत के कारण ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे क्या है इस पूरी खबर को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 की ऐतिहासिक जीत में भारतीय सैनिकों के योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक पोस्ट लिखा था। और आसिफ नजरुल साहब, जो बांग्लादेश की सरकार के एक अधिकारी हैं, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट, हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए उन्होंने बंगाली भाषा में फेसबुक पर लिखा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस है। भारत इस जीत में केवल एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए बांग्लादेश सरकार के एक अधिकारी, वो भी अंतरिम सरकार का अधिकारी, आलोचना कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के लिखे गए बातों पर लिख रहा है कि यह भारत की जीत नहीं है, कड़ा विरोध कर रहा है। यह बांग्लादेश का अधिकारी कर रहा है। और यह खबर किस तरह से फैलती जा रही है, मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट को भी देखिए और फिर आप सोचिए कि किस तरह से भारत को वैश्विक स्तर पर उस व्यक्ति के शासन में आलोचनाओं, निंदाओं और विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। और ये किसी महाशक्ति से नहीं करना पड़ रहा है, चीन जैसे देश से नहीं करना पड़ रहा है, ये उस देश बांग्लादेश से करना पड़ रहा है जिसकी उत्पत्ति में भारतीय सेनाओं का खून बहा था, जिस बांग्लादेश को बनाने में भारतीय सेनाओं के वीर जवानों ने, भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया था। ये एनडीटीवी का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं। इसकी हेडलाइन देखिए, पीएम मोदी के विजय दिवस पोस्ट से बांग्लादेश के मंत्री क्यों नाखुश हैं, क्यों नाराज हैं। और आगे पूरा उन्होंने कह रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विजय दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार के मंत्रियों को यह नागवार गुजरा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने देश के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। यह हालत हो गई है भारत की। इस तरह से बांग्लादेश जवाब दे रहा है। तुलना कीजिए बांग्लादेश और भारत की अर्थव्यवस्था की, तुलना कीजिए बांग्लादेश और भारत के सैन्य क्षमता की, कितना आगे है भारत। और सिर्फ यह पूरा मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं हो जाता है दोस्तों। दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा का ठेका लेने वाली भाजपा, दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम अन्य संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चलाया था, ये तमाम संगठन दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा की बात तो करते हैं, दावे तो करते हैं, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके राज्य से सटा हुआ एक देश, आपके राज्यों से घिरा हुआ एक देश, वहां हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और उसमें से कई सारे वीडियो तो ये भाजपा की टूल किट ही शेयर करते रहते हैं। जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सिखों पर अत्याचार किया जा रहा है। और हमारी सरकार क्या कह रही है? 56 इंच के सीने वाली सरकार क्या कह रही है? विश्व गुरु होने का दावा करने वाली सरकार क्या कह रही है? मैं बाहर के बयानों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि सदन के अंदर हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कहा। ऐसे माहौल में जब विपक्षी दल, विरोधी दल लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की सुरक्षा के लिए संसद के अंदर, सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से अपील और आग्रह कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा कीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कीजिए, बांग्लादेश के सिखों की रक्षा कीजिए। आप भारत में तो वोट लेने के लिए हिंदूवादी होने का दावा करते हैं, पंजाब में चले जाते हैं तो सिख बन जाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू और सिख दोनों परेशान हैं, बचाइए। हमारी सरकार क्या कहती है? विदेश मंत्री साहब ये कहते हैं, एस जयशंकर साहब का बयान है, वो सदन के अंदर बताते हैं कि देखिए विदेश सचिव भी गए थे, हमने ये मसला भी वहां उठाया था और हमने बांग्लादेश को बता दिया है कि अपने यहां अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कीजिए।
ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ये धमका रहे हैं, समझा रहे हैं या अपील कर रहे हैं? ये हालत हो गई है सरकार की, मोदी सरकार की, भारत के सरकार की, कि बांग्लादेश से भी आपको आग्रह करना पड़ रहा है। वैश्विक गुरु होने का दावा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं। पहले से वहां मोदी मोदी के नारे लगाने वाले व्यक्ति मौजूद होते हैं, पहले से वहां मोदी मोदी के नारे लगाकर भावुक होने वाली महिलाएं मौजूद रहती हैं। सारा स्क्रिप्टेड होता है, ड्रामा होता है। दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन यह ड्रामा होता है। इतने ही ताकतवर है तो क्यों नहीं आप दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करते हैं, संयुक्त राष्ट्र को इकट्ठा करते हैं कि बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाया जाए? नहीं लगा पाते हैं आप। बांग्लादेश की सरकार को धमका तक नहीं पा रहे हैं आप ढंग से कि हिंदुओं पर और सिखों पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो देख लेना ठीक नहीं होगा। आग्रह कर रही है सरकार। विदेश सचिव वहां गए बांग्लादेश के दौरे पर, बहुत सारी बातें कही गई, सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित की गई, ठीक उसी तरह से जैसे एक विज्ञापन आया था कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। यहां वो हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार नहीं रुकवा पा रहे हैं, वहां रूस को रुकवा दिया था उन्होंने, पुतिन को समझा दिया था उन्होंने। यहां ये मोहम्मद यूनुस को नहीं समझा पा रहे हैं। और ये सवाल सबसे गहरा उठकर क्यों आ रहा है? क्यों ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्यों भारत को झुककर यह कहना पड़ रहा है कि शेख हसीना जो कुछ भी लिख रही है सोशल मीडिया पर, जो कुछ भी बयान दे रही है, उसमें भी भारत को सफाई देनी पड़ रही है? याद कीजिए उस दौर को, 1971 के दौर को, कैसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, किस तरह से घेरेबंदी की थी। 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को अपने हथियारों के समेत भारतीय सेना के सामने झुकना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था। उससे भी पहले चले जाइए, जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार के मंत्रियों, सांसदों, नेताओं, प्रवक्ताओं को बड़ा प्रेम है। चलिए नेहरू जी की याद दिला देते हैं आपको। चीन के कड़े विरोध के बावजूद जब दलाई लामा भारत आए थे, भारत ने उनको शरण दी थी। चीन के ऐतराज के बावजूद, चीन की धमकी के बावजूद भारत ने खुलकर कहा था कि हमने शरण दी है। आज आप खुलकर यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आपने शेख हसीना को शरण दी है। भारत में रहते हुए दलाई लामा उस समय से लेकर अब तक चीन के खिलाफ बयान देते रहे, लगातार देते रहे। भारत ने कभी उस पर सफाई नहीं दी। आज आपको सफाई देनी पड़ रही है। 56 इंच का सीना होने के बावजूद सफाई देनी पड़ रही है, और बांग्लादेश के सामने सफाई देनी पड़ रही है, वो भी उस बांग्लादेश के सामने जिसका शासन कोई सेना का अधिकारी या परवेज मुशर्रफ की तरह, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का विद्रोह हुआ था उस तरह से नहीं। इस विद्रोह के पीछे कई सारी कहानियां हैं, लेकिन वो मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं आते हैं यूनुस साहब। लेकिन आपको उस अंतरिम सरकार की मुखिया के सामने भी सफाई देनी पड़ रही है। इसीलिए हमने कहा हद हो गई, हद हो गई दोस्तों। अब तो बांग्लादेश ने भी मोदी को हड़का दिया। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह मसला नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री का है। यह भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मसला हुआ है। इसलिए बहुत दुख के साथ कई कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि दिल के अंदर से कहीं दुख है। सिर्फ इतना ही कहेंगे जाते जाते कि 56 इंच का सीना है तो दिखाइए। बांग्लादेश के हिंदू परेशान है, सिख परेशान है, उन्हें बचाइए। विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, चीन को हड़काने का दावा करते हैं, अमेरिका को समझाने का दावा करते हैं, रूस से दोस्ती का दावा करते हैं, तो पहले हमारे पड़ोस के उन हिंदुओं और सिखों को बचा लीजिए। क्योंकि ये भारत कि मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का मुद्दा है। अगर आप बांग्लादेश को नहीं समझा सकते, अगर आप बांग्लादेश को नहीं हड़का सकते, तो क्या लड़ेंगे आप चीन से, क्या लड़ेंगे आप अमेरिका से? लेकिन एक गंभीर मुद्दा यहां यह भी उठ रहा है कि क्या आपने अपनी घरेलू राजनीति में जिस तरह से झूठ को अपना हथियार बना लिया है, क्या आप वैश्विक राजनीति में भारत को लगातार इस झूठ को अपना हथियार बनाकर इसी तरह से अपमानित और बेइज्जत करते रहेंगे? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले ही जिस तरह की खबरें आ रही है भारतीयों को निकाले जाने की, जिस तरह की खबरें आ रही हैं भारतीय उद्योगों को लेकर कि उन पर टैक्सेशन लगाया जाएगा, भारत से आयात होने वाले सामानों पर टैक्स की खबरें आ रही है, जिस तरह से भारतीयों के लिए दुविधा की स्थिति बढ़ती जा रही है। स्विट्जरलैंड की तरफ से भी खबर आई, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया, असर पड़ेगा हमारी कंपनियों पर।
असर पड़ेगा हमारे व्यापारियों पर, लेकिन आप वहां भी नहीं आंखें दिखा पा रहे हैं। क्यों? वजह कई सारी होंगी, लेकिन उसी स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, कहा गया था कि हम काला धन लेके आएंगे, अभी तक लेके आ नहीं पाए। पता नहीं किस किस का काला धन वहां इस बीच में बढ़ गया होगा पिछले 10-11 सालों में, क्योंकि वादे निभाने तो इनको आते नहीं है। लेकिन कम से कम देश की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से मत खेलिए। जो विदेश नीति, एक स्थायी विदेश नीति बनाई गई थी, उस विदेश नीति को खिलवाड़ का मुद्दा मत बनाइए। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।